कक्षा 8 के पाठ 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सूक्ष्म जीव, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं, कि वह सभी जीव जो हमें आँखों से स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं, उन्हें देखने के लिए किसी न किसी यंत्र या सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। तो उनके बारे में आज हम पूर्ण रूप से अध्ययन करेंगे। आपने अपने आसपास के स्थानों पर पौधों एवं जंतुओं सहित अनेक सजीव देखे हैं, परंतु कुछ जीव ऐसे भी हैं जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से, यानी कि केवल आँखों से नहीं देख सकते। इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि वर्षा की ऋतु में नम ब्रेड या रोटी सड़ने लगती है तथा इसकी सतह सफ़ेद काले धब्बों से ढक जाती है। इन धब्बों को आवर्धक लेंस की सहायता से देखिए, आपको काले रंग की गोल सूक्ष्म संरचनाएं दिखाई देंगी। क्या आप जानते हैं कि यह संरचनाएं क्या है और कहां से आई है? सूक्ष्म जीव क्रियाकलाप 2.1। बगीचे अथवा मैदान से एक बीकर में थोड़ी सी गीली मिट्टी लीजिए तथा इसमें जल डालिए। मिट्टी के कण बैठ जाने के पश्चात जल की एक स्लाइड को या जल की एक बूंद को आपको एक स्लाइड तैयार करनी पड़ेगी। उस स्लाइड पर आपको जल की एक बूंद लेकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसका प्रेक्षण, यानी कि आपको उसमें देखना पड़ेगा। आप क्या देखते हैं? ये तो आपका पहला क्रियाकलाप था। दूसरा क्रियाकलाप है, एक तालाब या पोखर से जल की कुछ बूंदें लीजिए और कांच की स्लाइड पर उन्हें फैलाकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इनका प्रेक्षण कीजिए। क्या आपको सूक्ष्म जीव गति करते हुए दिखाई दे रहे हैं क्या? सबसे पहले तो आपको इस बात का जवाब देना है। तो सही बात है, आपको तालाबों के पानी में या नदी के पानी में बहुत सारे क्या मिलते हैं? सूक्ष्म जीव पनपते हैं। बहुत सारे सूक्ष्म जीव आपको मिल जाएंगे। तो आप जब सूक्ष्मदर्शी में देखोगे तो आपको वो गति करते हुए भी मिलेंगे। तो इन प्रेक्षणों से पता चलता है कि मिट्टी एवं पानी में अनेक छोटे छोटे जीव उपस्थित रहते हैं। सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि उन्हें बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखा जा सकता। इनमें से कुछ, जैसे कि ब्रेड पर उगने वाले कवक को आवर्धक लेंस की सहायता से देखा जा सकता है, जबकि अन्य बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से दिखाई नहीं देते। यही कारण है कि इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीवों को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। यह वर्ग है जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं कुछ शैवाल। जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ एवं कवक के कुछ सामान्य सूक्ष्म जीव चित्र 2.1 से 2.4 में आपको दर्शाए गए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे विषाणु यानी कि वायरस की। तो विषाणु या वायरस भी सूक्ष्म होते हैं, परंतु वे अन्य सूक्ष्म जीवों से थोड़े से भिन्न हैं। वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं। परपोषी का मतलब आप समझ सकते हो कि जो कोशिका उन्हें पोषण प्रदान करती है, तो उस कोशिका वाले जीव को क्या कहते हैं? परपोषी कहते हैं। यानी मनुष्य में वायरस लगते हैं, जैसे हमारे अंदर सर्दी जुकाम होता है, तो हमारी कोशिकाओं में वायरस प्रवेश कर जाते हैं और वो अपना पोषण वहाँ से लेने लगते हैं। तो हम परपोषी हैं वायरस के। तो वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं, अर्थात जीवाणु, पौधे अथवा जंतु कोशिका में गुणन करते हैं। विषाणु चित्र 2.5 में दर्शाए गए हैं और कुछ सामान्य रोग जैसे कि जुकाम, इन्फ्लुएंजा एवं अधिकतर खांसी विषाणु द्वारा ही होते हैं। कुछ विशेष रोग जैसे कि पोलियो, आपने नाम तो सुना ही होगा, खसरा, ये विषाणु द्वारा होने वाले रोग हैं। अतिसार एवं मलेरिया ये प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोग हैं। टाइफाइड व क्षय रोग, जैसे क्षय रोग को आप टीबी के नाम से भी
जानते हैं। यह जीवाणु से होने वाला रोग है और इनमें से कुछ सूक्ष्म जीवों के विषय में आप कक्षा 6 और 7 में भी पढ़ चुके हैं। सबसे पहले आप देखेंगे स्पाइरल जीवाणु। किस तरह से वो मुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, वी आकार में या एस आकार में, इस तरह से, इसलिए उनका नाम है स्पाइरल जीवाणु। पास में आप देखेंगे छड़नुमा जीवाणु, जिनकी आकृति बिल्कुल छड़ जैसी है, सीधी सीधी, इसलिए इनका नाम पड़ा है छड़नुमा जीवाणु। अब आपके सामने आप शैवाल देखिए, क्लेमाइडोमोनास, इस तरह से दिखती है। स्पाइरोगाइरा देखिए आप, बिल्कुल जैसे किसी रिबन को फोल्ड किया हो मुड़ा मुड़ा कर, इस तरह से स्पाइरोगाइरा दिखता है। अमीबा को तो आप देख ही चुके हैं पहले भी। पैरामीशियम, जो चप्पल आकृति जैसा जंतु दिखाई देता है, ये दोनों प्रोटोजोआ है। और ये नीचे जो तीनों दिख रहे हैं, ये तीनों ही कवक हैं। राइजोपस, जो अपने ब्रेड पर उगता है। पेनिसिलियम, जिससे प्रतिजैविक औषधि बनाई जाती है। और एस्परजिलस, जो औद्योगिक क्षेत्रों में काम में आती है। तो ये सभी सूक्ष्म जीवों के कुछ डायग्राम थे। यहाँ एक चित्र और बना हुआ है जिसका नाम है विषाणु यानी वायरस की रचना आपको बताई गई है कि वायरस इस प्रकार से दिखते हैं। अब बात करते हैं सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं। तो सूक्ष्म जीव एक कोशिक हो सकते हैं, जैसे कि जीवाणु, कुछ शैवाल एवं प्रोटोजोआ, अथवा बहुकोशिक भी हो सकते हैं, जैसे कि कई सारे शैवाल और कवक होते हैं। यह बर्फीली शीत से लगाकर उष्ण स्रोतों तक हर प्रकार की परिस्थिति में जीवित रह सकते हैं। यह मरुस्थल एवं दलदल में भी पाए जाते हैं। यह मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव दूसरे सजीवों पर आश्रित रहते हैं, जबकि कुछ जो होते हैं वह स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं। अमीबा जैसा सूक्ष्म जीव अकेले रह सकता है, वह किसी पर परजीवी के रूप में नहीं रहता, जबकि कवक एवं जीवाणु जो होते हैं वह समूह में रहते हैं और दूसरों पर परजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं। अब बात करते हैं सूक्ष्म जीव और हम। सूक्ष्म जीवों की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आपने हमेशा ये पढ़ा होगा कि सूक्ष्म जीवों के शरीर पर आक्रमण करने से शरीर रोगाणुग्रस्त हो जाता है। ये बात तो आप जानते हैं, लेकिन आपको ये बात भी जाननी होगी कि आज इस दुनिया में जितनी भी दवाइयाँ, जितनी मेडिसिन जो बन के आ रही है, वो सभी किससे बन रही है? सूक्ष्म जीवों से ही बन रही है। यानी बीमार करने वाले भी सूक्ष्म जीव हैं और उनसे बचाने वाली दवाइयाँ भी सूक्ष्म जीवों से ही बनती है। तो इनमें से कुछ हमारे लिए लाभदायक होते हैं तथा कुछ अन्य हानिकारक तथा जीवों में रोग के कारण भी बनते हैं। आइए हम विस्तार से इनका अध्ययन करें। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मित्रवत सूक्ष्म जीवों के बारे में, यानी कि जो हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। सूक्ष्म जीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। इनका उपयोग दही बनाने में या ब्रेड बनाने में, केक इत्यादि को बनाने में किया जाता है। प्राचीन काल से ही सूक्ष्म जीवों का उपयोग एल्कोहल बनाने में भी किया जाता रहा है। एल्कोहल का मतलब होता है शराब, यानी शराब जो होती है वो उसको बनाने के लिए एक प्रोसेस की जाती है जिसका नाम होता है फर्मेंटेशन, यानी कि किण्वन। तो किण्वन करने के लिए, यानी उस चीज़ को सड़ाने के लिए सूक्ष्म जीव की आवश्यकता पड़ती है, तभी शराब बनती है। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए कार्बनिक अवशिष्ट जैसे सब्जियों के छिलके, जंतु अवशेष या विष्ठा यानी कि गोबर इत्यादि का अपघटन जीवाणु द्वारा ही किया जाता है तथा हानि रहित पदार्थ बनते हैं जिसमें कोई हानि नहीं होती, क्योंकि आप जानते हैं कि सब्जियों के छिलके व जंतु अवशेषों से इत्यादि से क्या बनता है? खाद बनती है और खाद कभी हानि नहीं पहुंचाती। स्मरण कीजिए
कि जीवाणुओं का उपयोग औषधि उत्पादन एवं कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने में किया जाता है, जिससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। दही व ब्रेड का बनाना। आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं कि जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं। हमें अपनी माँ को गर्म या गुनगुने दूध में थोड़ा सा दही मिलाते हुए देखा है, यानी आपने देखा ही होगा, जिससे दही जम जाता है। हमें आश्चर्य हुआ ऐसा क्यों हुआ। तो आप यहाँ जानेंगे कि दही में अनेक सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं, जिनमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु जो है वो बहुत ही प्रमुख है, सबसे मुख्य है, जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। तो आपके सामने जब कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि दूध को दही में परिवर्तित करने वाला सूक्ष्मजीव कौन है, तो पहले तो आपको बताना होगा कि वह जीवाणु है, और फिर आपको जीवाणु में नाम बताना होगा, वह लैक्टोबैसिलस है। तो यह जीवाणु दूध में जनन करके उसे दही में परिवर्तित कर देते हैं। जीवाणु पनीर यानी कि चीज़ बनाने में, अचार एवं अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सहायक है। रवा यानी कि सूजी, सूजी को हम रवा के नाम से भी जानते हैं। इडली एवं भटूरे का एक अन्य महत्वपूर्ण संगठक दही है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों है? जीवाणु एवं यीस्ट चावल के आटे के किण्वन में सहायक होते हैं, जिससे इडली व डोसा बनते हैं। यानी कि किसी भी चीज़ को स्पंजी बनाना हो तो आपको इसमें जीवाणु मिलाने ही पड़ेंगे, क्योंकि जीवाणु फर्मेंटेशन यानी कि किण्वन करेंगे। किण्वन से बहुत प्रकार की गैसें उत्पन्न होगी, और वे गैसें जो होंगी वह उस आटे के घोल को फूला करके सॉफ्ट बना देगी, और जब वो उससे आप कोई भी चीज़ बनाएंगे तो वह एकदम स्पंजी बनेगी और बहुत ही सॉफ्ट बनेगी, जैसे कि इडली और केक वगैरह बनते हैं। क्रियाकलाप 2.3। एक बर्तन में आधा किलोग्राम आटा अथवा मैदा लेकर उसमें थोड़ी सी चीनी डालकर गर्म जल से मिला लीजिए। इसमें थोड़ी मात्रा यानी कि एक चुटकी में यीस्ट पाउडर मिलाकर गूंथ लीजिए। आप 2 घंटे बाद देखते हैं कि क्या आपने गूंथे हुए मैदे को उठा हुआ या फूला हुआ पाया गया क्या? तो ये बहुत सही बात है। आप जितना उसको छोड़कर ढक कर जाएंगे, तो आप 2 घंटे बाद जब वापस आके उसका निरीक्षण करेंगे तो आप पाएंगे कि वह बर्तन में फूल कर फैल चुका है, यानी उसने उसने अब आयतन ज़्यादा घेर लिया है। यह आप देख सकते हैं, पहले बर्तन में ऐसा था और बाद में फूल कर इतना हो गया, यानी इसमें खमीर उठ चुकी है। यीस्ट जो होती है वो एक प्रकार की क्या है, कवक है। आप ध्यान रखिएगा कि यीस्ट जो है वो कोई जीवाणु नहीं है, यीस्ट कवक होती है। यीस्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादन करती है, और गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदे का आयतन बढ़ा देते हैं। यह बेकिंग उद्योग में यीस्ट के उपयोग का आधार है, जिसमें ब्रेड, पेस्ट्री व केक इत्यादि आप जो भी खाते हैं वह सभी इन्हीं से बनते हैं। तो आज आपको पता चला होगा कि आप जो भी ये सॉफ्ट चीज़ें मार्केट से लाके खाते हैं वो इतनी सॉफ्ट और लजीज कैसे बनाई जाती है, तो वह सभी सूक्ष्म जीवों की मदद से ही सॉफ्ट व लजीज बनती है। अब आप आज के 4 होमवर्क के क्वेश्चन नोट कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन नोट कीजिएगा कि बेकिंग पाउडर या यीस्ट का प्रयोग करने से कौन सी गैस का उत्पादन होता है। दूसरा प्रश्न लिखिएगा, दूध से दही निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन करें। यानी आपको ये पूरी प्रक्रिया विस्तार पूर्वक समझानी पड़ेगी। तीसरा प्रश्न लिखिए, किन्हीं 5 अलग अलग सूक्ष्म जीवों के सचित्र यानी नामांकित चित्र बनाइए। अगला प्रश्न लिखिए, सूक्ष्मजीव से होने वाली किन्हीं 2 हानियों
और 3 लाभों का वर्णन करें।